गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज 15th ऑफ फेब 2024 और आज हम लोग करने वाले हैं चार टॉपिक, जिसमें द फर्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी अबाउट एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बिकॉज फार्मर प्रोटेस्ट इज गोइंग ऑन। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ये टॉपिक करने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी फ्रॉम द इकोनॉमी सेक्शन जीएस पेपर 3 एंड फ्रॉम द पॉलिटिक्स सेक्शन फ्रॉम जीएस पेपर 2। नेक्स्ट आर्टिकल दैट वी आर गोइंग टू कवर इज गोइंग टू बी फ्रॉम द तमिलनाडु, जहां पे स्टेट असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है अगेंस्ट वन नेशन वन इलेक्शन। तो व्हाट इज वन नेशन वन इलेक्शन? हालांकि ये पुराना टॉपिक है, हम लोग पहले इसको कर चुके हैं, बट हम इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे। जीएस पेपर 2 से हम इसको कवर करने वाले हैं। उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री से एक सेक्शन से हम लोग कवर करने वाले हैं कुतुब शाही टॉम, तो इसके बारे में बात करेंगे। देन देर इज गोइंग टू बी रिवीजन ऑफ द यस्टरडेज टॉपिक, जो हम लोगों ने गवर्नर स्पीच के बारे में बात की थी। आज फिर से हम लोग गवर्नर स्पीच के बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़े से डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। तो कल वाला जो टॉपिक है उसका थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाएगा एंड वी आर गोइंग टू ऐड सम न्यू पॉइंट्स आल्सो। चलिए फर्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए जरा, सेंटर रूल्स आउट एमएसपी लॉ इनवाइट्स फार्मर्स टू टॉक एमएसपी गारंटी अक्रॉस क्रॉप्स कैन रेज इनकम एंड द डिमांड। तो पहला आर्टिकल जो है कहता है कि भाई देखिए, जो फार्म प्रोटेस्ट इज गोइंग ऑन इन दिल्ली एंड एनसीआर रीजन, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम लोग आपको एमएसपी गारंटीड नहीं दे सकते। देखिए एमएसपी है तो सही, लेकिन गारंटीड नहीं है। गारंटीड का मतलब ये है दैट राइट नाउ एमएसपी इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट, एमएसपी इज नॉट अ लॉ। बिकॉज जब कोई चीज लॉ बन जाती है तो इट इज ओब्लिगेटेड टू द गवर्नमेंट कि उसको फुलफिल करना ही पड़ता है। राइट नाउ जो फार्मर्स हैं दे कैन नॉट क्लेम अ राइट। ये नहीं कह सकते देखो एमएसपी आपको देना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट की मर्जी है वो दे या गवर्नमेंट की मर्जी है वो ना दे। कितना एमएसपी गवर्नमेंट को बढ़ाना है ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, रादर देन एनी लॉ। तो सेंटर कह रहा है कि देखो मेरे पास बहुत सारे रीजन से मैं आपका एमएसपी नहीं दे सकता। वो आज हम लोग बात करेंगे, गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों कहा है, एमएसपी के क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या इसके जो है ड्रॉबैक्स होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू कवर। उसके अलावा देर इज वन मोर आर्टिकल जो ये कहता है कि अगर हम लोग एमएसपी बढ़ाते हैं ओवर द क्रॉप्स। देखिए राइट नाउ देर आर 23 क्रॉप्स जिसका एमएसपी दिया जाता है, बट देर आर मेनी क्रॉप्स विच आर लेफ्ट आउट ऑफ द एमएसपी सिस्टम। तो आर्टिकल ये कहता है कि अगर इफ आर गोइंग टू इंक्लूड मोर क्रॉप्स इनटू एमएसपी तो इट विल एक्चुअली रेज द इनकम ऑफ द फार्मर्स। और जब फार्मर्स की इनकम इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू रेज द डिमांड ऑल्सो। और आपको पता है जब डिमांड इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी, है ना, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव होता है। इकोनॉमी के अंदर जो मनी है वो सर्कुलेट होती है। तो दैट इज गोइंग टू बी कवर्ड फ्रॉम दिस आर्टिकल। तो क्या कहता है देखिए, एमएसपी क्या है? एमएसपी इज द रेट at which the government purchases crops from the farmers and is based on the calculations of at least 1.5 times the cost of the production incurred by the farmers। देखिए दिस इज नॉट अ परफेक्ट लॉ, ठीक है। 1.5 टाइम्स, सपोज अ फार्मर, जब हम लोग खेती कर रहे हैं तो आपका 10,000 रुपीज जो है वो इनपुट कॉस्ट आया है, सपोज। नाउ दिस इज अ जनरल प्रैक्टिस कि प्रोडक्शन कॉस्ट का 1.5 टाइम्स जो है हम लोग एमएसपी डिसाइड करते हैं इनिशियली एज अ बेस। तो ये एमएसपी वो एक मिनिमम प्राइस होता है जिससे नीचे गवर्नमेंट आपकी फसल को नहीं खरीदेगी। तो दिस इज द मिनिमम प्राइस एट विच गवर्नमेंट मस्ट परचेज योर क्रॉप्स फॉर द पर्पज ऑफ प्रोक्योरमेंट। ये होता है आपका एमएसपी। कौन कौन सी क्रॉप्स इस कंट्री में आते हैं पहले देख लेते हैं भी, कौन कौन से कैलकुलेट करता है। तो वी हैव कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड द प्राइसेस विच रिकमेंड्स द एमएसपी फॉर 23 मैंडेटेड क्रॉप्स। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो आपको ये पता होना चाहिए। आउट ऑफ 23 क्रॉप्स 40 क्रॉप्स आर फ्रॉम द खरीफ सीजन, 6 क्रॉप्स आर फ्रॉम द राबी सीजन, और 2 हमारे पास कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं। राइट, अब देखिए जरा, एमएसपी काउंट करते समय सीएसीपी क्या क्या चीजें कैलकुलेट करता है और उसके बाद रिकमेंडेशन देता है। फर्स्ट, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, ऑफ कोर्स दैट इज मस्ट। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, ये सबसे ज्यादा सेंटर में होती है। द मार्केट प्राइस ट्रेंड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि वाइल कैलकुलेटिंग द एमएसपी सीपी कंसीडर्स ओनली डोमेस्टिक मार्केट प्राइस? नो, इट ऑल्सो कंसिडर द इंटरनेशनल मार्केट प्राइस। राइट नाउ देर वॉज अ क्राइसिस गोइंग ऑन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन एंड बिकॉज वी यूज टू गेट लॉट ऑफ वीट फ्रॉम यूक्रेन, उसकी वजह से जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं वो फ्लक्चुएट हुए एंड उसकी वजह से इंडिया में जो एमएसपी है वीट के उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ा। इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी इज ऑल्सो लुक्ड हियर। अपार्ट फ्रॉम दैट, टर्म्स एंड द ट्रेड बिटवीन द एग्रीकल्चर एंड द नॉन एग्रीकल्चर, तो ये चीजें की जाती हैं। कोशिश की जाती है कि मिनिमम 50% एज द मार्जिन ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो रखी जाती है, ठीक है। द लाइकली इंप्लीकेशन ऑफ द एमएसपी ऑन द कंज्यूमर ऑफ दैट प्रोडक्ट, कैसे फिक्स किया जाता है एमएसपी? हमारे पास कई तरह के मेथड होते हैं। वी हैव A2 मेथड। A2 मेथड में क्या होता है? एक्सपेंडिचर ऑन द वेरियस इनपुट्स पेड बाय द फार्मर सच एज द सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, क्योंकि ये सब तो फार्मर को ही परचेज करने पड़ते हैं ऑफ कोर्स। हालांकि देयर इज अ सब्सिडी ऑफ कोर्स,
बट अल्टीमेटली प्राइस इज गोइंग टू बी पेड बाय द फार्मर्स। तो इससे बोलते हैं A2 मेथड, जो एक्सपेंडिचर किया जाता है फार्मर के द्वारा। देन वी हैव A2 प्लस FL मेथड, एक्सपेंडिचर ऑन द वेरियस इनपुट्स। तो वो तो A2 हो गया पहले से ही। FL का मतलब क्या होता है, इंप्लाइड कॉस्ट ऑफ द फैमिली लेबर। अब सभी फार्मर्स तो बड़े फार्मर्स नहीं है, कुछ छोटे फार्मर्स भी हैं, तो जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो फैमिली मेंबर ही खेत में काम करते हैं, राइट। तो उसको बोला जाता है FL, फैमिली लेबर। FL मींस फैमिली लेबर, ठीक है। देन वी हैव C2 मेथड। C2 मेथड में क्या है, A2 जो पहले हम लोगों ने किया था एक्सपेंडिचर, देन वी हैव FL जिसे हम लोग कहते हैं फैमिली लेबर, और फिर हमारे पास आता है implied cost of the rent of the land, all other implied cost। ये MS स्वामीनाथन जी की जो कमेटी थी, उन्होंने रिकमेंड किया था C2 मेथड को, जिसके अंदर हम लोग एक्सपेंडिचर करेंगे, फैमिली लेबर करेंगे और लैंड का रेंट काउंट करेंगे। उसके बेसिस पे इट शुड बी मोर देन 50% ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट। एंड जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दे आर एक्चुअली डिमांडिंग दिस ओनली, कि MS स्वामीनाथन की कमेटी को रिकमेंड, जो उन्होंने रिकमेंड किया था, उसको गवर्नमेंट के द्वारा फॉलो किया जाए। प्रेजेंट मेथड क्या कहता है, A2 जो ऊपर हम लोगों ने एक्सपेंडिचर किया है, FL जो कि फैमिली इनकम होती है, इसका 1.5 टाइम्स होता है। MS स्वामीनाथन जी ने जो बोला था कि रेंट ऑफ द लैंड एंड अदर इंप्लाइड कॉस्ट, ये कैलकुलेट नहीं किए जाते हैं राइट नाउ जो MSP काउंट करने के लिए। दैट इज द डिमांड ऑफ द फार्मर्स, कि ये दो फैक्टर भी काउंट किए जाएं, रेंट ऑफ द लैंड और दूसरी जो इंप्लाइड कॉस्ट होती है अलग, ठीक है। और कौन कौन सी क्रॉप एमएस में कंटर की जाती है, वी हैव 7 सीरियल क्रॉप्स, पैडी, व्हीट, मेज, बाजरा। 5 टाइप्स ऑफ द पल्सेस वी हैव, चना, उड़द, मूंग एटसेट्रा। 7 ऑयल सीड्स एंड द 4 कमर्शियल क्रॉप, जिसके अंदर वी हैव कॉटन, शुगर केन, कोपरा एंड रो जूट। गवर्नमेंट डज नॉट प्रोक्योर ऑल फार्म प्रोड्यूस एट MSP। एक्चुअल प्रोक्योरमेंट जो MSP पे होती है वो डिपेंड करती है विच टाइप ऑफ क्रॉप यू आर ग्रोइंग एंड जियोग्राफी ऑल्सो, उसके ऊपर डिपेंड करती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपसे ये पूछ सकता है कि जो प्रोक्योरमेंट होती है वो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। तो क्रॉप तो ऑफ कोर्स होगा ही, जियोग्राफी इज ऑल्सो देयर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से। शुगर केन के लिए हम लोग MSP डिसाइड नहीं करते हैं। शुगर केन के लिए वी हैव FRP विच इज कॉल्ड फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइस, ठीक है। तो शुगर कंट्रोल ऑर्डर 1996 में हम लोगों ने इसको एसेंशियल कमोडिटी के अंडर 1955 के अंडर में कवर किया था। उसके बेसिस पे हम लोग फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइस इसके लिए करते हैं, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट, इसका मतलब ये हुआ कि जो शुगर केयर के लिए प्राइस है दैट इज लीगल, दिस इज not MSP. MSP is not legal. MSP is a right given to the farmers by the government. But FRP, which is a price for the sugarcane, is actually a statute obligations. और अगर आप FRP से कम शुगर केन को परचेज करते हो देन दिस इज एक्चुअली इलीगल ऑल्सो। लेकिन दूसरी क्रॉप्स की केस में ऐसा नहीं है। बहुत बार सपोज MSP अगर मान लो वीट का जो है दैट इज 200 रुपीज सपोज फॉर एग्जांपल पर क्विंटल, और अगर मार्केट प्राइस जो है इफ दैट इज 150 रुपीज, तो फार्मर्स कई बार जो है 150 पे ही बेच देते हैं, बिकॉज प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट हर 100% तो नहीं करती है। तो ये जो 50 रुपीज का जो डिफरेंस है दैट इज गोइंग टू बी देयर। लेकिन शुगर केन के केस में दिस इज नॉट पॉसिबल, आप मार्केट प्राइस से नीचे परचेज नहीं कर सकते हो। नाउ राइट नाउ फार्मर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उससे फार्मर्स ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि अगर कोई फार्मर मार्क MSP से अगर कम दाम में बेचता है अपनी क्रॉप को, तो वो जो डिफरेंस है जैसे यहाँ पे 50 ईयर्स है, इसको भी कंपनसेट किया जाए। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द डिमांड ऑफ द फार्मर्स, ठीक है। तो ये दो डिमांड है, एक तो MSP स्वामीनाथन की कमेटी ये, और MSP को जो है वो लीगल बनाना। पर दिस इज नॉट अ स्टैट्यूटरी ऑफ कोर्स, बिकॉज नो ऑब्लिगेशन द गवर्नमेंट टू परचेज ऑल द कमोडिटी फॉर विच MSP इज डिक्लेयर्ड। यस, अगर गवर्नमेंट MSP बना देती है तो ये ऑब्लिगेटरी हो जाएगा गवर्नमेंट के ऊपर कि उन्हें सारी की सारी कमोडिटी MSP पे परचेज करनी पड़ेंगी, विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी कॉस्टली फॉर द एक्सचेकर। यस, नो ऑब्लिगेशन ऑन द गवर्नमेंट टू पे MSP टू द फार्मर्स, वो तो अभी भी नहीं है ऑब्लिगेशन, पहले भी नहीं है, बट अभी प्रैक्टिस के लिए हम लोग इसको कर ही रहे हैं, ठीक है। चलिए, नो ऑब्लिगेशन ऑन द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो, राइट। लेकिन अगर हम लोग लीगल कर देंगे तो प्राइवेट सेक्टर में भी ऑब्लिगेशन हो सकती है। चलिए, कंसर्न्स एंड द इशू विद लीगलाइजिंग द MSP, जैसे हम लोगों ने वो को बताया कौन कौन से कंसर्न्स हैं। ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर माइट बी डिस इंसेंटिवाइज्ड टू प्रोक्योर, अभी प्राइवेट सेक्टर भी प्रोक्योर करता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर करेगा नहीं। जब प्राइवेट सेक्टर करेगा नहीं तो जो एग्रीकल्चर के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट है वो डेफिनेटली कम हो जाएगी। यस,
चांस ऑफ द पुअर प्राइस रियलाइजेशन, यस, हायर प्रोक्योरमेंट ऑफ द फूड ग्रेन बाय एफएसआई, सरप्लस स्टॉक हो जाएगा एफएसआई एफसीआई के पास, है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, हम लोग सरप्लस को डंप करना पड़ेगा ओपन मार्केट में। यस, जब ओपन मार्केट में डंप करेंगे तो देयर वुड बी ओवर सप्लाई, दैट विल लीड टू डिक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ कोर्स। तो गवर्नमेंट क्या करेंगे, एफसीआई से परचेज करना शुरू कर देंगे प्राइवेट जो ट्रेडर्स होते हैं, रादर देन फार्मर्स। अभी वो फार्मर से परचेज कर रहे हैं बहुत सारे, एफसीआई से कम कर रहे हैं, बाद में क्या होगा, एफसीआई से करेगा, बिकॉज एफसीआई हैज ओवर सप्लाई, और उसको ओवर सप्लाई की वजह से दे विल गेट इट ऑन द डिक्रीज प्राइसेस। दैट इज गोइंग टू बी देयर इफ एमएसपी इज देयर एंड इफ ही लीगलाइज द एमएसपी। इकोलॉजिकल इश्यूज आर गोइंग टू बी देयर, लीगलाइजेशन ऑफ एमएसपी से क्या होगा, इट विल एनकरेज द ओवर प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट। यस, बिकॉज नाउ फार्मर्स नो दैट गवर्नमेंट ओब्लिगेटरी है उनके राइस और व्हीट को परचेज करने के लिए ऑन एमएसपी। अभी तो ओब्लिगेटरी नहीं है, तो कुछ किसान दूसरी क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं, लेकिन अगर गारंटेड प्राइस हम आपको देंगे तो राइस और व्हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इट विल ऑल्सो लीड टू डिक्रीज इन द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द क्रॉप्स, बिकॉज फोकस इज गोइंग टू बी नाउ ऑन राइस एंड व्हीट ओनली। दैट विल लीड टू एनवायरमेंटल कॉस्ट। व्हाई? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल जो राइस जो है, दिस इज अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप एंड देयर नीड्स टू बी लॉट ऑफ पेस्टिसाइड एंड द इंसेक्टिसाइड इन द राइस, स्पेशली बासमती राइस। उसकी वजह से क्या होगा, देयर इज गोइंग टू बी डिक्लाइन इन द सोइल फर्टिलिटी, डिप्लीशन ऑफ द ग्राउंड वाटर, स्पेशली इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, हरियाणा पंजाब वेस्टर्न यूपी, स्पेशली हरियाणा एंड पंजाब वाले रीजन में। यस, तो उससे क्या होगा, फार्मर्स का लॉन्ग टर्म में इनकम लेवल कम होगा, क्योंकि सोइल आपकी जो है वो डिग्रेड हो रही है, जो ग्राउंड वाटर है वो आपका नीचे जा रहा है। ठीक है, अनसस्टेनेबल फूड ग्रेन मैनेजमेंट पॉलिसी, इट विल लीड टू दैट। एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस भी होंगे, बिकॉज लैक ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी इज देयर टू प्रोक्योर ऑल द क्रॉप्स दैट आर अंडर द एमएसपी सिस्टम। तो एक वी नीड टू एक्सपेंड आवर होल सिस्टम, दैट विल लीड टू मोर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंड द चैलेंजेस ऑल्सो, इंप्लीमेंटेशन करने में बहुत दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, और फूड सब्सिडी, ऑलरेडी वी हैव मोर देन 2 लाख करोड़ फूड सब्सिडी, है ना, विच इज अ बर्डन ऑन द एक्सचेकर। इन्फ्लेशन वगैरह वो सब हो सकता है इसकी वजह से, और एमएसपी की वजह से अगर गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्पेंड मोर मनी ऑन दिस, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट के पास थोड़ा और पैसा कम हो जाएगा, एंड दैट विल ऑल्सो इम्पैक्ट द हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर एंड अदर सेक्टर्स ऑल्सो, बिकॉज पैसा अभी यहाँ पे ज्यादा जाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट को एमएसपी पे मजबूरी में खरीदना पड़ेगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेशनल ओब्लिगेशंस दैट वी हैव, डब्ल्यूटीओ के अंदर हम लोग पहले बात कर चुके हैं, वी हैव अ सब्सिडरी सिस्टम, वी हैव अ वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ बॉक्सेस देयर, वी हैव ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, है ना। उसके हिसाब से अगर आप एमएसपी को लीगलाइज करते हो तो दिस इज द वायलेशन ऑफ द डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट ऑन द एग्रीकल्चर। और इसके लिए ऑलरेडी अमेरिका एंड वेनी यूरोपियन कंट्रीज दे हैव टेकन इंडिया टू द डब्ल्यूटीओ कोर्ट। और अगर हम लोग लीगलाइज कर देंगे विच इज नॉट अलाउड, तो बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ स्टेप टू डिस्टोर्ट द इंटरनेशनल ट्रेड। यस, तो ये वायलेशन भी है इंटरनेशनल अग्रीमेंट का हमारा, तो गवर्नमेंट को थोड़ा वो भी देखना पड़ता है, राइट। उसके अलावा इट विल लीड टू अनइवन इंक्रीमेंट्स, यस, लिमिटेड कवरेज, मतलब दीज आर द इश्यूज राइट नाउ विद द एमएसपी। व्हाट आर द इश्यूज विद द एमएसपी राइट नाउ, वो यही है, ओनली वी फोकस ऑन द फ्यू क्रॉप्स लाइक राइस एंड व्हीट और सम अदर। तो सारी क्रॉप्स के अंदर कवर नहीं होती हैं, जिसकी वजह से अनइवन कवरेज होती है। इट एक्सेसिव स्टॉक पाइलिंग है, बिकॉज वी फोकस ऑन द फ्यू क्रॉप्स, तो दे आर ग्रोन मोर। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी हम लोग ऐसा ही करते हैं, बफर स्टॉक को मेंटेन करते हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इतना ज्यादा बफर स्टॉक हमारे पास हो गया है दैट वी नीड टू डंप दैट समटाइम्स, और वी नीड टू सेल दैट टू अदर कंट्रीज ऑन अ वेरी लो प्राइसेस। वो सब होता है। मार्केट इंबैलेंस हो जाता है, फेवरेटिज्म टुवर्ड्स स्पेसिफिक क्रॉप ओवर अदर्स ड्यू टू द एमएसपी डिस्टोर्शन, द प्रिंसिपल ऑफ द फ्री मार्केट। ठीक है, दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ फ्री मार्केट। फ्री मार्केट क्या कहता है, यू नीड टू ट्रीट एवरी क्रॉप इक्वली, यू नीड टू हैव a free market in a sense that people can purchase any crop whatever they want, but if you are going to focus only on the specific crops, तो वो दो बाकी दूसरी crops के साथ discrimination हो जाता है, and it also leads to financial strain. The unregulated procurement of the paddy and the wheat at MSP is distorted with the market price, resulting in a significant fiscal burden. A market price suppose is 150 rupees per क्विंटल, लेकिन जो गवर्नमेंट का प्राइस है एमएसपी दैट इज 250 रुपीज पर क्विंटल। मार्केट तो इतना कह रही है, मार्केट की डिमांड और सप्लाई के हिसाब से देखें, लेकिन एमएसपी इतना है। तो इफ गवर्नमेंट इज गोइंग टू परचेज ओनली ऑन एमएसपी, तो दिस इज 100 रुपीज मोर देन द मार्केट एक्चुअली प्राइस विच इज द रियल प्राइस अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। तो दिस इज एक्चुअली ए बर्डन ऑन द एक्सचेकर, ऐसा कुछ कहा जाता है। तो दीज आर, और एनवायरमेंटल कंसर्न तो हम लोगों ने देख ही लिए हैं, है ना। इट ऑल्सो लीड्स टू क्रॉप मोनोकल्चर। मोनोकल्चर मतलब ये होता है कि जब फार्मर्स एक ही तरह की क्रॉप्स जो है ग्रो करते हैं,
तो इफ देर इज अ मोर एमएसपी फॉर पर्टिकुलर crops, तो obviously farmer are going to be encouraged to grow that particular crop only. So it leads to crop monoculture, and crop monoculture is quite dangerous for many aspects such as soil fertility. Yes, soil health कम होती है अगर आप एक ही ग्रो करते रहते हो, अपनी आपकी सोइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लगातार जो है वो कम होते रहते हैं, दैट इज ऑल्सो देयर. एंड इट ऑल्सो लीड्स टू द, इट इज वेरी प्रोन टू डिसीज अटैक ऑल्सो. एक्चुअली जो इंसेक्ट होते हैं, जो पेस्टिसाइड्स वगैरह इंसेक्ट्स होते हैं, अगर आप मोनोकल्चर करते हो तो वो उनको ज्यादा अटैक करते हैं, अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करते हो तो ज्यादा अटैक नहीं करते हैं. ठीक है, तो ये क्रॉप्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो. दिस इज द साइट ऑफ सीएसीपी. सीएसीपी की साइट से ही मैंने इसको इंक्लूड किया है. आप ये 23 क्रॉप्स यहाँ पे हैं. मिनिमम सपोर्ट प्राइस की इंपॉर्टेंस क्या है? ऑफ कोर्स फिक्स्ड कंपनसेशन होती है, फार्मर्स एनकरेज होते हैं खेतीबाड़ी करने के लिए, तो दैट इज ऑल्सो देयर. एम्पावर द डिसीजन मेकिंग, ऑफ कोर्स क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होता है, स्टैंडर्ड फॉर द प्राइवेट बायर्स सेट कर दिया जाता है. अदरवाइज तो दे कैन एक्सप्लॉइट द फार्मर्स, है ना, दे विल नेवर पे मोर प्राइसेस टू द फार्मर्स. बट इफ देर इज एन एमएसपी, तो जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं वो भी एमएसपी को कैचअप करने की कोशिश करते हैं. यस, तो एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर की तरह ये काम करता है. मार्केट प्राइसेस इंश्योर करते हैं फार्मर्स को कि वो जितनी मेहनत कर रहे हैं, जो भी इनपुट वहां पे लगा रहे हैं, एटलीस्ट दे गेट समथिंग, है ना, आउट ऑफ दैट, वो नुकसान में ना जाए. स्पेसिफिक क्रॉप टारगेटिंग एंड ऑल दैट, तो ये सब इससे रहता है. ठीक है, चलिए जी. नेक्स्ट दैट वी हैव इज 16th सेंचुरी कुतुब शाही टूम्स गेट अ डिजिटल ट्विन. तो कुतुब शाही जो टूम एक पूरा वहां पे जो है कंपाउंड है हैदराबाद में. ठीक है, तो उसका एक जो है डिजिटल वर्जन अभी हम लोगों ने निकाला है, दैट इज हेक्सागन डिजिटल सॉल्यूशन कंपनी जो है, उन्होंने एक डिजिटल ट्विन जो है वो क्रिएट किया है कुतुब शाही टूम का. तो इसलिए ये थोड़ा सा न्यूज में है, तो थोड़ा सा यू शुड हैव सम आइडिया अबाउट द कुतुब शाही टूम. तो ये एक कॉम्प्लेक्स है पूरे का पूरा, जहाँ पे बहुत सारी जो है एक सिमेट्री है बेसिकली काफी बड़ी. ठीक है, जहाँ पे रॉयल फैमिली जो थी कुतुब शाही फैमिली से, उनकी जो है वो टूम, देर आर अराउंड 30 टूम्स. ठीक है, देर इज मॉस्क ऑल्सो एंड देर इज अ बाथ ऑल्सो. ठीक है, एक लाइक अ पॉन्ड. तो थोड़ा सा यू शुड हैव सम आइडिया अबाउट दिस. तो ये तो थोड़ा सा इनका हिस्ट्री आपको बता दिया. तो इब्राहिम कुतुब शाही टूम आरीना इब्राहिम बाग, जो कि वहाँ के गोलकुंडा फोर्ट से थोड़ा ही नजदीक में पड़ता है. दे कंटेन टूम्स एंड द मोस्ट बिल्ट बाय द वेरियस किंग्स ऑफ द कुतुब शाही डायनेस्टी. और ये जो टूम्स बने हुए हैं, दे आर ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. प्रीलिम्स में ऐसे ही पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द कुतुब शाही टूम्स. तो रेज्ड प्लेटफॉर्म पे पड़ता है. ठीक है, ग्राउंड पे नहीं है. आर्किटेक्चर स्टाइल कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पर्शियन, मुस्लिम एंड द हिंदू आर्किटेक्चर स्टाइल में इसको रखा गया है. दे आर मेड यूजिंग द ग्रे ग्रेनाइट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड द स्टको ऑर्नामेंटेशन. मतलब इसे प्लास्टर्स करते हैं ना हम लोग, दीवारों के ऊपर प्लास्टर करते हैं, तो उसे कहते हैं ये. ठीक है, ईच टूम इज ऑफ द क्वाड्रेंगल शेप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंड रेज अराउंड 9 to 15 मीटर अबव द ग्राउंड. जिसमें जो सबसे बड़ा टूम है, दैट इज द मोहम्मद कुली कुतुब शाह, दैट इज 42 मीटर टोल. ठीक है, उसके अलावा बाकी छोटे छोटे हैं वहां पे. ठीक है, साइट हैज अ सीरीज ऑफ द स्टेप वेल एंड द एक्विडेट्स विच हैव बीन रिसेंटली रिस्टोर्ड. तो स्टेप वेल को मैंने बता ही दिया, इट्स लाइक देयर इज अ पॉन्ड ऑल्सो. ठीक है, जहाँ पे नहाया जाता है एंड ऑल दैट. चलिए, तमिलनाडु पासिस रेजोल्यूशन अगेंस्ट डीलिमिटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन. ये टॉपिक हम लोग पहले कर चुके हैं. तो आइडिया ये है वन नेशन वन इलेक्शन का, कि जो लोकसभा, जो जनरल इलेक्शंस हमारे पास होते हैं फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर, और जो स्टेट असेंबली के इलेक्शंस होते हैं फॉर द चीफ मिनिस्टर, वो एक साथ ही करवाए जाएं, एक दिन ही उनकी वोटिंग हो. एक दिन में ही उनकी वोटिंग हो, दैट इज द आइडिया. लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि इलेक्शन टाइम अलग अलग होता है. कहीं पे सरकारें अलग टाइम पे बनती हैं, कहीं पे अलग टाइम पे गिरती हैं. बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दैट. Until 1967, one nation one election was actually happening in India, because up to 1967 there was only one party government in center and the state, which was Congress. But it changed in 1968 in तमिलनाडु itself. उसके बाद में जो है चीजें चेंज हो गई, और आज तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं. तो आइडिया फिर से यही है कि हम लोग इस सिस्टम को दोबारा से लेके आए. लेकिन दिस इज क्वाइट कंट्रोवर्शियल एंड मैनी स्टेट्स आर ऑफ कोर्स अपोजिंग इट. अब तमिलनाडु ने जो है अपनी असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया है अगेंस्ट डीलिमिटेशन एंड वन नेशन वन इलेक्शन. डीलिमिटेशन का मतलब ये, वो कहते हैं भैया देखिए, गवर्नमेंट का ये कहना है कि 2026 के बाद वी आर गोइंग टू डीलिमिटेशन अगेन. व्हाई? सो वी आर एक्चुअली गोइंग टू चेंज द बाउंड्री ऑफ द कॉन्स्टिट्युएंसीज अलोंग विद द न्यू सेंसस. अभी तक जो हमारे कॉन्स्टिट्युएंसीज होती हैं, दे आर डन ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 1971.
तो अराउंड इन लास्ट 50 ईयर्स जो सदर्न स्टेट्स हैं दे हैव टेकन मैनी स्टेप्स टू कंट्रोल देयर पॉपुलेशन, और उसकी वजह से एक्चुअली उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई भी है। बट एज कंपेयर टू सदर्न स्टेट्स, जो नदर्न स्टेट्स हैं उनकी पॉपुलेशन उतना कम नहीं हुआ है। तो अगर डीलिमिटेशन होता है तो जो नदर्न स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ जाएगा पार्लियामेंट के अंदर, और स्टेट के अंदर भी सदर्न स्टेट्स का कम हो जाएगा ऑफ कोर्स। तो दे डोंट वांट दैट, इसलिए हम लोगों ने 97 फिक्स किया था। तो एक तो इन्होंने ये कहा है कि भैया 97 90 जो है 71 ही रहना चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये बोला, दूसरा बोला वन नेशन वन इलेक्शन का अगेंस्ट में ये कहा गया कि वन नेशन वन इलेक्शन जो कॉन्सेप्ट है, ये जो पॉलिसी है, दिस इज एक्चुअली अगेंस्ट द बेसिस ऑफ द डेमोक्रेसी, दिस इज इम्प्रैक्टिकल एंड दिस इज नॉट एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं मेंशन नहीं है, ये तो आपका दिमाग का आइडिया है। ठीक है, आप इसको लगाए जा रहे हो। तो क्यों करना है, मतलब व्हाट इज द पॉइंट फ्रॉम द गवर्नमेंट कि व्हाई डू वी वांट वन नेशन वन इलेक्शन, दैट इज द थिंग। तो उन्होंने कहा कि देखिए देश में ना बार बार इलेक्शन होते रहते हैं, इसकी वजह से बार बार जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमें इंपोज करना पड़ता है, इलेक्शन कमीशन को इंपोज करना पड़ता है, जिसकी वजह से पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है ना, जो डेवलपमेंट वर्क होता है वो डिसरप्ट हो जाता है, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, यू कैन नॉट डू मेनी थिंग्स, आप कोई नया स्कीम लॉन्च नहीं कर सकते हो, राइट। तो ये एक आर्गुमेंट यहाँ पे दिया जाता है। दूसरी बात, खर्चा बहुत ज्यादा होता है ना, पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे स्टेट हो, चाहे इंडिविजुअल कैंडिडेट्स हो, खर्चा बहुत ज्यादा होता है। एक बार इलेक्शन होगा तो खर्चे की टेंशन खत्म हो जाएगी। हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, दे आर ऑलवेज एंगेज्ड इन सम सॉर्ट ऑफ इलेक्शन हियर एंड देयर। तो इफ इलेक्शंस आर गोइंग टू बी वंस ओनली, तो दे आर गोइंग टू बी फ्री, ठीक है, बाकी टाइम पे, और दे कैन डू अदर वर्क्स ऑल्सो, है ना। तो इंटरनल सिक्योरिटी पर्पज की वजह से भी ये जरूरी है, ऐसा कहा गया है, राइट। उसके अलावा अभी बार बार जब इलेक्शंस होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं, फ्रीबीज अनाउंस करती हैं, है ना, रेवड़ी अनाउंस करती हैं। अब एक बार में इलेक्शन होंगे तो साल भर उनको ये मौका नहीं मिलेगा, अब जो करना है अब एक ही बार में कर दो। और ये तो देखो मानने ही वाली बात है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो कास्ट, रिलीजन, कम्युनल इश्यूज हमेशा ही उठते हैं। अब बार बार इलेक्शन होंगे तो ये इशू बार बार आते हैं, डिवीजन होता है सोसाइटी में। एक बार इलेक्शन आएंगे तो फिर साल भर जो है आप फ्री हो जाते हो इन तरह की चीजों से। तो इट ऑल्सो लीड्स टू नेशनल इंटीग्रेशन एंड ब्रदरहुड, वो जो भी आपको बोलना है आप वो बोल सकते हैं, ठीक है। बट देर इज अपोजिशन फ्रॉम द अदर साइड, वो कहते हैं भैया देखो, एक तो पहली बात, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू हाउ यू विल सिंक्रोनाइज द इलेक्शन ऑफ द स्टेट्स एंड द सेंटर, दैट इज गोइंग टू द बिगेस्ट चैलेंज, राइट। उसके अलावा फिर इन्होंने कहा कि भैया देखिए, इट इन्फ्रिंजेस अपॉन द स्पिरिट ऑफ द फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या कहता है, लाइक देयर आर डिफरेंट राइट्स एंड डिफरेंट स्पीयर्स, जिसके अंदर सेंटर और स्टेट इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। तो दोनों अगर एक ही साथ काम करेंगे तो सेंटर इज गोइंग टू बी मोर पावरफुल, दैट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द फेडरलिज्म ऑफ कोर्स, ठीक है। सो स्टेट लेजिस्लेचर की अथॉरिटी कम करता है ये। और व्हाट अबाउट नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो एक सीएम अगर है, सीएम एंजॉयज द मेजोरिटी, एंड इज व्हाई देयर इज अ सीएम, बिकॉज इट ही एंजॉयज द मेजोरिटी ऑफ द एमएलएस। तो सपोज ही लॉस्ट द ट्रस्ट ऑफ द एमएलएस, तो ही डजंट हैव एनी राइट टू बी अ सीएम। उस केस में देयर इज अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, एंड ही इफ वो लूज करता है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को तो सरकार गिर जाती है। तो इसका मतलब ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन वाले प्रोविजन को ही हटाना पड़ेगा, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी करना पड़ेगा। और सपोज 5 साल के लिए जो है यू आर चूजन, बट आपकी सरकार जो है 2 साल में ही गिर गई, होता ही रहता है। तो उस केस में आप क्या करोगे, बाकी के 3 साल कौन क्या करोगे, क्या आप वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाओगे, दैट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द फेडरलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। आप उस 3 साल में क्या करोगे, 4 साल में सरकार गिर गई, आप उस बाकी के 1 साल में क्या करोगे, क्या आप वही 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 पार्टी वहां पे कंटिन्यू करेगी, नहीं, वो भी नहीं हो सकता, बिकॉज दे लॉस्ट द कॉन्फिडेंस। तो बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे हैं। इट ऑल्सो कॉम्प्लिकेट्स द वोटर्स डिसीजन मेकिंग, एज दे मस्ट वे नेशनल एंड द लोकल इशू साइमल्टेनियसली। अभी इमेजिन करिए, एक ही इलेक्शन है पूरे देश में, पीएम के लिए और सीएम के लिए, जो जनता है वो कंफ्यूज हो जाएगी कौन से मुद्दों के ऊपर कौन सा वोट देना है। नाउ दे आर क्रिस्टल क्लियर कि पीएम के इलेक्शन है तो ये मुद्दे हैं, सीएम के इलेक्शन है तो ये मुद्दे हैं। तो गवर्नमेंट जो वोटर्स की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लर हो जाती है, वो लाइन ब्लर हो जाती है डिसीजन लेने वाली। तो अगर वोटर का डिसीजन ही इस तरह से कंफ्यूज्ड होगा तो ऑब्वियसली दिस इज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी स्पिरिट। यस, तो यहाँ पे बात कही गई है। लॉजिस्टिक्स चैलेंज तो ऑफ कोर्स है ही, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कैसे काम करेगी, मैन पावर हमारे पास
उतना नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस आपको एकदम से पूरे देश में अरेंज करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है जहाँ पे वी नीड मोर फोकस एज विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल सिक्योरिटी, वो थोड़े कॉम्प्रोमाइज हो जाएं। उसके भी चांसेस यहाँ पे नजर आते हैं। और जहां तक एक्सचेकर की बात है, वो मतलब जहां तक एक्सपेंडिचर की बात है, उतना ज्यादा नहीं होता है। तो इतने बड़े कंट्री में अगर थोड़े बहुत पैसे खर्च खर्च हो भी जाते हैं एक्स्ट्रा, तो वो वर्थ है, क्योंकि अल्टीमेटली इट स्ट्रेंथन्स द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है। द मोर ओवर रीजनल पार्टीज में फेस अ कंपैरेटिव डिसएडवांटेज अगेंस्ट द नेशनल पार्टीज इन सच अ सेटअप। जो जो बड़ी पार्टी है, ऑफ कोर्स दे हैव मोर रिसोर्सेज, दे हैव मोर फंड्स, राइट, दे हैव मोर वर्क पावर, मैन पावर एंड ऑल दैट। तो इसकी वजह से वो एडवांटेज में होंगे। जो छोटी पार्टी हैं वो तो वेट करती हैं भैया कब स्टेट इलेक्शन होगा, हम भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करें। अब जब एक ही इलेक्शन होंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगी, तो वो डिसएडवांटेज में होंगी। नई पार्टीज तो आ ही नहीं पाएंगी। तो दो ज्यादा इश्यूज। ठीक है। तो वही फॉरवर्ड में यही है कि पहली बात, one approach is to conduct election in the two phases as recommended by the parliamentary standing committee। ठीक है। फेज वन के अंदर क्या होगा, लोकसभा इलेक्शंस होंगे। फेज टू के अंदर फेज टू वुड अकर अप्रोक्सीमेटली मिड वे थ्रू द लोकसभा टर्म, रिजल्टिंग द इलेक्शंस एवरी 2.5 ईयर्स वन सिंक्रोनाइजेशन इज अचीव्ड। जब तक सिंक्रोनाइजेशन अचीव नहीं होता है तो हम लोग ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। यस। इलेक्शन कमिश्नर ने अवॉइड किया है टू अवॉइड प्री मैच्योर डिसोल्यूशन such as moving confidence no confidence motion together and conducting fresh election for a remainder of the term। यस। तो जैसे मान लो 2 साल के बाद आपकी सरकार गिर जाती है किसी भी रीजन की वजह से, तो नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा सिर्फ 3 साल के रखिए। 3 साल तक रख सकते हो, तो 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे, फिर से आप फ्रेश इलेक्शन करवाइए। तो ये एक आइडिया जो है यहाँ पे दिया गया है। उसके अलावा कई सारे आइडिया दिए गए हैं। आप प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए रिमेनिंग टर्म के लिए, वो एग्जाम्पल दिया गया है। नो कॉन्फिडेंस मोशन को आप कंप्लीटली हटा दीजिए। इस तरह के कुछ ना कुछ सजेशन यहाँ पे दिए, बट दीज आर नॉट प्रैक्टिकल एज सच। लेकिन ठीक है, डिबेट आई है तो थोड़ा डिस्कशन लोगों ने कर लिया है इसके ऊपर। रेस्क्यूइंग ग्रेस फ्रॉम द डिस्ग्रेस, तो ये गोपाल कृष्ण गांधी जी हैं। ही इज द ग्रैंड सन ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी जी। एंड वो गवर्नर भी रहे हैं और उन्होंने प्रेसिडेंट के अंडर सेक्रेटरी के तौर पे भी काम किया है। तो उनका काफी एक्सपीरियंस है इस मामले में कि जो प्रेसिडेंट एड्रेस किया जाता है वो भी है, और गवर्नर रहे हैं क्योंकि ये वेस्ट बंगाल के, बिहार के भी गवर्नर रहे हैं, तो उनका वहां पे भी एक्सपीरियंस आता है। तो इन्होंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से बताया है कि जो गवर्नर का जो एड्रेस है या जो प्रेसिडेंट का एड्रेस है, उसके कॉन्टेक्स्ट में अपने एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ इस आर्टिकल के थ्रू शेयर किए हैं बेसिकली। ठीक है। तो देखिए, जो एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट है या एड्रेस ऑफ गवर्नर है, ऑफ कोर्स दैट इज कस्टमरी, दैट इज सेरिमोनियल, दैट इज रिचुअल। इनका ये कहना है कि इंडिया एज अ कंट्री, बिकॉज वी हैव अडोप्टेड दिस पार्लियामेंट्री सिस्टम फ्रॉम द ब्रिटेन, और ब्रिटेन में बहुत सारी चीजें कस्टमरी होती हैं, बिकॉज वहां पे ना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं, तो कस्टमरी चीजें बहुत सारी होती हैं। तो ये प्रैक्टिस जो है वी हैव टेकन फ्रॉम द ब्रिटेन ऑफ कोर्स। ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग इसी तौर पे वो करते हैं। जब प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है या गवर्नर का एड्रेस होता है, तो खूब सारा जो है वहाँ पे अरेंजमेंट किया जाता है। तो इट इज समथिंग लाइक कि भाई वहाँ पे एक स्पीकर बैठे हुए हैं, लाइक अ प्रीस्ट, मतलब ये एक्चुअली प्रीस्ट नहीं बात कर रहे हैं, लाइक अ प्रीस्ट, और वो उनको कुछ एड्रेस कर रहे हैं, अपनी प्रेयर सुना रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। बिकॉज अल्टीमेटली क्या है, गवर्नर और प्रेसिडेंट जो होते हैं, दे डोंट हैव एनी रोल टू ड्राफ्ट दैट पर्टिकुलर स्पीच। ठीक है। इट्स जस्ट अ ब्रिटिश प्रैक्टिस। ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है और ये उनके द्वारा सिर्फ वहां पे रीड की जाती है। और जो ड्राफ्ट दिया जाता है गवर्नर को या प्रेसिडेंट को, दैट ड्राफ्ट इज गिवन टू देम वेरी क्लोज टू द इवेंट। तो उनके पास टाइम भी नहीं होता उसको बहुत अच्छे से पढ़ने का। और अगर पढ़ भी लिया मान लो, एंड इफ दे फाइंड समथिंग प्रॉब्लमेटिक देयर, दे डोंट हैव टाइम टू प्रॉपर, नहीं, टू सजेस्ट गवर्नमेंट क्या okay, भैया वी वांट दिस काइंड ऑफ चेंजेस। उनके पास टाइम ही नहीं है इतना। और अगर वो गवर्नमेंट को बताते भी हैं कई बार सजेशन के लिए, तो गवर्नमेंट कहती है सर हमारे पास टाइम नहीं है। तो देर आर लॉट ऑफ इश्यूज हेयर। वेंकटरमन जी ने 1987 से 1992 के बीच में ही वॉज द प्रेसिडेंट। जब वो प्रेसिडेंट थे तो ये जो गोपाल कृष्ण गांधी जी हैं, तो उनके जॉइंट सेक्रेटरी हुआ करते थे, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया है। और वेंकटरमन जी वॉज नॉट वेरी हैप्पी टू रीड लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड अबाउट दी स्पीचेस। तो कभी कभी उन्होंने मॉडिफिकेशन का सजेशन भी दिया, और अच्छी बात ये रही कि जब भी उन्होंने मॉडिफिकेशन का सजेशन दिया है, गवर्नमेंट ने हमेशा किया है। अब वेंकटरमन जी थोड़ा एक स्टेप आगे चले गए। उन्होंने कहा कि जो ब्रिटेन के अंदर जो क्वीन है, उनकी जो स्पीच होती है, स्पीच उसको कहा जाता है हर मैजेस्टीज थ्रोन स्पीच। जैसे हमारे यहाँ पे कहा जाता है प्रेसिडेंट एड्रेस या गवर्नर एड्रेस, वहां पे कहा जाता है हर मैजेस्टीज थ्रोन स्पीच। तो उन्होंने कहा कि भैया बताइए ये अपनी स्पीच में क्या बोलती हैं, उनका क्या रहता है सिस्टम। क्योंकि इंडिया में तो बहुत लंबा चौड़ा स्पीच होता है जिसमें गवर्नमेंट की पूरी अचीवमेंट्स को गिनाया जाता है एक एक करके, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं होता है।
वहां पे सिर्फ और सिर्फ आउटलाइंस होती हैं, ओनली आउटलाइंस, आउटर कंटूर्स, बिजनेस लेजिस्लेटिव बिजनेस का पर्पस वहां पे दैट इज ओनली डिस्कस्ड। तो ये बहुत ब्रीफ स्पीच होती है, इट्स नॉट अ लॉन्ग स्पीच लाइक इंडिया। तो वेंकट रमन जी ने कहा यार ये तो हम भी कर सकते हैं, और वेंकट रमन जी ने उस समय पे जो है पीएम साहब को ये सजेशन दिया कि हम भी ये ब्रिटेन वाली प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि वैसे तो वी हैव अडॉप्टेड एवरीथिंग फ्रॉम ब्रिटेन इन टर्म्स ऑफ पार्लियामेंट, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने उनकी सारी बात मानी, लेकिन इस बात को नहीं माना, और आज भी वही लॉन्ग डिटेल्ड स्पीच जो है वो दी जाती है। सेम हैपेंड विद द के आर नारायण जी व्हेन ही वाज द प्रेसिडेंट बिटवीन 1997 1992। उन्होंने भी ऐसी ही बातें बोली कि ये जो स्पीच है वो बहुत बड़ी है, ठीक है, हमारा इसमें कोई रोल है नहीं, तो ये थोड़ा सा आप इसको सजेस्ट, उन्होंने जितनी भी सजेशन दी देवर ऑल्सो अग्रीड। अब गोपाल कृष्ण गांधी जी खुद ही बिकेम अ गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। सो व्हेन ही वाज अ गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल इन 2004 टू 2009, कई बार ऐसा हुआ है कि इनका जो ड्राफ्ट स्पीच इनको दी गई थी उसके अंदर इन्होंने कुछ चेंजेस करवाने थे, एंड ही सजेस्टेड दो चेंजेस टू द सीएम साहब बुद्धादेव भट्टाचार्य जी, एंड दो सजेशंस वर एक्चुअली हैप्पीली एक्सेप्टेड। तो इन्होंने कहा कि भैया मेरे साथ भी कभी ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं है, जब तक मैंने कुछ सजेशन दिया है तो वो उन्होंने मान लिया है। और देन ही वाज अ गवर्नर इन 2006 इन बिहार ऑल्सो। वहां पे भी इन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार की गवर्नमेंट वहां पे थी तो दे हैव गिवन मी द स्पीच, मुझे उसको पढ़ना था लेजिस्लेटिव असेंबली में, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं आई कभी भी। लेकिन अब पिछले कुछ समय में यस थिंग्स हैव बीन चेंजिंग, बिकॉज अब व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दिस थिंग्स, स्पेशली इफ यू गो टू तमिलनाडु, वहां पे काफी सारे इश्यूज हो रहे हैं गवर्नर के बीच में और सीएम साहब के बीच में। थिंग इज दैट वन एजेंसी इज राइटिंग द स्पीच which is the government, of course. Another agency is reading it, which is the governor. Because these are the two different agencies, so that is why, of course, there is always going to be a cleavage in the thought process. That is also there. So, who actually owns the speech? That is the biggest question here. क्या ये गवर्नर की स्पीच है या वो गवर्नमेंट की स्पीच है? अगर गवर्नमेंट की स्पीच है और गवर्नमेंट की स्पीच और गवर्नर उसको सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो ऐसा जैसे स्कूल के बच्चों को आपने स्पीच पढ़वा दिया, तो क्या इसमें गवर्नर का कोई डिस्क्रिप्शन होना चाहिए? तो दीज आर द सम क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स। तो उनको ये बात जो है वो डिसाइड करनी है। बट एक जो चीज इन्होंने सजेस्ट की है वो यही की है कि जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन हुआ है पिछले कुछ समय में बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। तो वी नीड टू कंसिडर ऑल द स्टेक होल्डर्स। जो स्पीच है वो डिटेल्ड ना हो, ब्रिटिश प्रैक्टिस को जो है हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। इट शुड बी अ बियर outline, because ultimately what is happening, जो legislative process है that is going to be continue। आप स्पीच दें या ना दें उसे क्या फर्क पड़ता है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो लिसनर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ये पता है कि प्रेसिडेंट स्पीच और गवर्नर स्पीच के बाद जो है एक मोशन ऑफ थैंक्स भी रखा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, है ना, मोशन ऑफ थैंक्स, वोट ऑफ थैंक्स, जिसमें जो है फिर उसे वोटिंग करवाई जाती है। और अगर यहाँ पे गवर्नमेंट लूज करती है तो उनको रिजाइन करना पड़ता है। तो उनको ये कहना है ये सारी प्रोसीजर का क्या जरूरत है, अल्टीमेटली मोशन ऑफ थैंक्स तो पास होना ही होना है। और अगर आप आउटलाइन में डिस्कशन कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा बिकॉज दीज थिंग्स आर हैपनिंग, तो हम लोग जो है इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं। तो ये तो उन्होंने कहा है। और पार्लियामेंट्री प्रोसेस वी हैव टू क्वेश्चंस आल्सो फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स। 2021 में देयर वाज अ क्वेश्चन, 2019 के अंदर देयर वाज अ क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ द पावर्स, रादर इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड द बैलेंसेस? तो दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन 2019। तो ये आपको लिख लेना है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।